केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है। आपको खूब सारी शुभकामनाएं, महादेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। क्लास शुरू करूं उससे पहले आपसे एक वादा करना चाहती हूं। वादा यह है कि यहाँ आपको हर वो खबर जानने, सुनने और महसूस करने को मिलेगी जो आपको सजग नागरिक बनाएगी। ऐसी कोई खबर नहीं छूटेगी जो इस देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, चाहे वो तीखे सवाल सत्ता से हो या फिर विपक्ष से। यहाँ ऐसा कोई मुद्दा अछूता नहीं रहेगा। हम सिर्फ आपको एक सजग नागरिक ही नहीं, आपके अधिकारों और आपके कर्तव्यों को भी बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगी ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या खास है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लगेगी क्लास, आपके सामने रख देती हूं। चैप्टर नंबर 1, राजनीति शास्त्र की क्लास। आज उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बता गए। प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा बीजेपी में हार की जो चर्चा है वो क्यों है, वो आप समझेंगे। बांकीपुर के नतीजे से निकले राजनीतिक संदेश का ये चैप्टर है, क्योंकि आज बीजेपी भी सवालों के कटघरे में इसलिए है क्योंकि यहां ट्रिपल इंजन की सरकार है और उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि कुछ तो मिसिंग है। चैप्टर नंबर 2, आंदोलन में सियासत की क्लास। जेन जी वही, मुद्दा वही, आंदोलन वही, फिर तस्वीर में फर्क क्यों है? दिल्ली और रांची का अंतर समझाने वाला चैप्टर आज आपके सामने होगा। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3, गेस्ट फैकल्टी की स्पेशल क्लास। ऐसा खतरनाक यौका आपने नहीं देखा होगा। पाठशाला की गेस्ट फैकल्टी में आज मोहम्मद शमी आपके सामने होंगे। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको दिखाएंगे वो शिव मंदिर जहां प्रकृति करती है जलाभिषेक। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बरी। कोर्ट के फैसले पर कहा, मैंने पहले ही कह दिया था मैं निर्दोष हूं। संसद परिसर में आज भी विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। चढ़ावा चोरी और गृह मंत्री के जवाब की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी सांसदों ने दान चोरी का पैसा गिनते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया। जयपुर में यूजीसी कानून के विरोध में जबरदस्त बवाल। पुलिस से भिड़े, सड़क पर उतरे करणी सेना के कार्यकर्ता। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बिहार के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी की हत्या के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। अधिकारी की पत्नी ने एलजेपी विधायक का लिया नाम। तेजस्वी का आरोप, विधायक को बचा रही है सरकार। बंगाल के मालदा में बैन कफ सिरप तस्करी का रैकेट उजागर हुआ है उसका भंडाफोड़। तस्करों के ठिकाने से 15 किलो सोना और 28 करोड़ कैश जब्त हुआ है। बैन कफ सिरप की 9000 बोतलें भी मिली है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ का कहर दिख रहा है। असम में बाढ़ के हालात में मामूली सुधार जरूर हुआ है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट के सैकड़ों गांव अब भी प्रभावित है। मौत का आंकड़ा 82 पहुंचा। और दिन भर के रिवीजन के बाद अब न्यूज की पाठशाला में पहला सब्जेक्ट, सियासत में बदलते माहौल का यह सब्जेक्ट है। आज सोमवार है
और आज ही 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए और जो नतीजे आए हैं वो सबके लिए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए भी, केंद्र में मौजूद पार्टी के लिए भी और बाकी दलों के लिए भी। इन नतीजों का कड़ा सबक यह है कि मौजूदा राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जनता के नब्ज को समझने में असफल हो रही है। सीधी बात, सत्ता पक्ष के लिए तो बांकीपुर सीट का नतीजा 440 वोल्ट का झटका देने वाला है, यानी बीजेपी के लिए। जो सीट बीजेपी के अध्यक्ष की हो, यानी जो सीट बीजेपी को अध्यक्ष दे दे, उस सीट से बीजेपी हार गई और हारी भी 19,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से। मतलब बिहार में जहां पहली बार अप्रैल में बीजेपी का सीएम बना, जहां से पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वहां की राजधानी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी को जनसुराज के प्रशांत किशोर हरा देते हैं। उस बांकीपुर से हरा देते हैं जहां 1995 से बीजेपी कभी नहीं हारी, जहां से 2000 से लेकर 2025 तक हर चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलते रहे। नितिन नवीन राज्यसभा गए तो सीट खाली हुई और उस सीट पर 2024 में बनी पार्टी जनसुराज के प्रशांत किशोर 64,000 से ज्यादा वोट पाकर जीत जाते हैं। मतलब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट नहीं बचा पाई। क्या अब उपचुनावों में भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, हाँ, संकट मोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? वही संकट हटने के लिए उतरेंगे क्या मैदान में? और राजनीतिक संकट की मैं बात कर रही हूं। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा नहीं संभालेंगे, जीत नहीं मिलेगी, यानी या परेशानी का हल नसीब नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक मोर्चा नहीं संभालेंगे, बीजेपी मुश्किल चुनौतियों से नहीं लड़ पाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो बांकीपुर से बीजेपी कैसे हार सकती है? वहां तो नितिन नवीन मौजूद थे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। 2 पावरफुल चेहरे हैं कि नहीं है, आप बता दीजिए मुझे। इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? सम्राट चौधरी की तो ये पहली परीक्षा थी, असफल कैसे हो गए? क्यों नहीं संभाल पाए राजधानी की वो सीट? डबल इंजन की सरकार, वहां सांसद बीजेपी के, आस पड़ोस की सीटों के विधायक बीजेपी के या फिर एनडीए के, फिर कैसे हार गए? ये सवाल आज बीजेपी को खुद से पूछना पड़ेगा और ये सवाल हम भी पूछेंगे। और यही सवाल बिहार में विपक्ष को भी खुद से पूछना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस बात को मत भूलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा नहीं संभालते हैं तो नो गारंटी नो वारंटी। सीजेपी, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर वो सेल्फी नहीं बनाई, जेनजी को अपने पक्ष में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हालात जस के तस भी नहीं बदतर होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगातार बीजेपी एक से बढ़कर एक चुनाव जीतती चली गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल संगठन को भी और नेताओं को भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि उस जीत की गारंटी को और तगड़ा और पैना करने के लिए जो काम होना चाहिए था, ग्राउंड पर चुनावी रणनीति जो बननी चाहिए थी, वो बन पाई है। और आज ये सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी सीट नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। और वो भी 1-2 चुनाव पुरानी सीट नहीं, 95 से बीजेपी यहां पर जीतती रही है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि एक नई नवेली पार्टी, उस नई नवेले पार्टी का नया नवेला चेहरा जो अब तक सिर्फ चुनावी स्ट्रैटेजीज बनाया करता था, चुनाव जीत जाता है। और अगर इन सारी चीजों को देखकर विपक्ष खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, तो ताली बजाते बजाते जरा रुक जाए और ताली में इस्तेमाल होने वाले इन दोनों हाथों में से एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स फिंगर को जरा अपने दिमाग पर लगाएं, मस्तिष्क पर, और सोचे इतनी पुरानी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो कि आरजेडी हो, उसकी जगह नई नवेली पार्टी को लोग क्यों चुनते हैं? विपक्षी गठबंधन का नाम तो महागठबंधन है,
लेकिन वहां जैसा वहां क्या कुछ बचा है? बिहार के सबसे बड़े पार्टी के तौर पर आरजेडी को जाना जाता है। आरजेडी के उम्मीदवार आप जानते हैं बांकीपुर में जमानत भी नहीं बचा पाई, और इसीलिए नसीहत अब घर से आ रही, कहीं और से नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य बांकीपुर के नतीजों पर क्या कहती है आप जानते हैं? वो कहती हैं, हालांकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, वो कहती है बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से ये फिर से साबित हो गया है क्या जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, यानी कंसिस्टेंसी। जनता से उसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद को कायम रखता है। बहन का बयान है, और ये सीधा बयान क्या अपने भाई तेजस्वी यादव की तरफ नहीं है या उनके लिए नहीं है? चुनाव आते जाते रहेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, हम दर्शन करने आए हैं। इस बयान से साफ है कि तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और इससे यह सवाल उठता है कि वो कितने सीरियस थे। अब ये बात सिंगापुर में बैठी उनकी बहन को तो समझ में आ गई, लेकिन बहन को तो घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, फिर उनकी कैसे सुनी जाएगी? वो तो बिहार चुनाव के दौरान भी कह रही थी कि आरजेडी की रणनीति गलत है, पर उनकी बात सुनने की जगह उन्हें उनके दावों के मुताबिक गालियां देकर बाहर कर दिया गया। अब जो बिहार के मुद्दों को लेकर सीरियस ही नहीं होगा, बिहार उसे जगह कैसे दे देगा? जिसने सीरियस होकर सियासत की वो देश की सबसे बड़ी पार्टी को चौंका गया। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, राजनीतिक पार्टियों में जो जेनजी पार्टियां हैं, जेनजी पार्टियां समझ गए ना आप, नई नवेली पार्टियां, वो हर जगह विपक्ष को खा रही है, वो विपक्ष की जगह ले रही है, और इसकी वजह है गलत मुद्दों का चुनाव, असल मुद्दों से दूरी। एग्जाम्पल दूं आपको, संसद में नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आज ही, लेकिन संसद के बाहर की तस्वीर बदली क्या? आप तस्वीरें दिखाइए संसद की जरा, ये देखिए। पप्पू यादव पर हमने लास्ट न्यूज की पाठशाला की थी, याद है आपको? एक्स्ट्रा क्लास से पहले। ये देखिए क्या आलम है। कट टू, मतलब वो फ्राइडे था, अब आ जाइए आज के दिन सोमवार, वही चीज, बस एक आध चीज बदल दी। क्या बदल दी? पप्पू यादव नहीं है, वो भगवा जो वस्त्र उन्होंने पहना था वो नहीं है, लेकिन हाँ, और वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, वही पेटी पड़ी हुई है, वही चंदा। अरे भैया, शुक्रवार को भी चंदा चोरी के मुद्दे पर संसद के बाहर विपक्ष ने सनातन धर्म को अपमानित करने वाला प्रदर्शन किया, सोमवार को फिर से वही प्रदर्शन। कुछ नया सोचो ना, बी क्रिएटिव पीपल। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दोनों, इनको लगता है चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष के लिए काम कर जाएगा, जनता को इस मुद्दे पर कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। लेकिन जनता के लिए तो चंदा चोरी चुनावी मुद्दा है ही नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात कोई बीजेपी का आदमी नहीं कह रहा है, कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं। नहीं यकीन होता? सुन लीजिए आप। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे, भाई चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। अभी तो छात्र हैं, छात्रों पे चलिए, अभी इधर उधर की बात क्यों हो रही है? छात्रों पे चलिए, सीधी लड़ाई छात्रों के लिए लड़ी है। और देखिए ऐसा है, इमरान मसूद की कई सारी बातों से इत्तेफाक ना रखे कोई ना रखे, लेकिन ये शख्स ड्राइंग रूम में बैठकर तो सियासत नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सीट संख्या 1 है सहारनपुर, लोकसभा सीट जो है ना, पहली है, वहां से चुनाव जीत कर आए, यानी लोगों के बीच में रहते हैं, तभी जाकर चुनाव जीते होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि जो राहुल गांधी और बाकी तमाम लोग आरोप लगाते रहते हैं तो चुन चुन के ईवीएम एक को पसंद करती है और दूसरे को नहीं करती है। भाई जनता के बीच गए, मुद्दे समझे, तब जाकर चुनाव जीते। चुनाव लड़ने वाला नेता
एक बार नहीं कई बार ये कह चुका है कि भाई ये मुद्दा नहीं काम करेगा। कौन सा? चंदा चोरी का। अभी तो छात्रों वाला जेन जी वाला मुद्दा एकदम स्ट्रांग है, तो फिर उसी पर टिकिए ना, कौन सुने। ग्राउंड की समझ इनको बैकडोर के शीर्ष के करीब पहुंचने वाले नेताओं से ज्यादा है, उसके बावजूद कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा ही एक बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी दिया था, वो भी सुना देती हूं आपको। वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना। समाजवादी पार्टी भी वहीं चंदा चोरी वाले मुद्दे पर अटकी हुई है और कांग्रेस भी वही चंदा चोरी वाले मुद्दे पर अटकी हुई है। मैं क्यों बता रही हूं आपको? बार बार न्यूज की पाठशाला में ये बताने के पीछे एक बड़ी वजह है, वो ये जनता की जो नब्ज है उसको ये विपक्षी पार्टियां नहीं समझ पा रही है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे का एपिसेंटर कौन सा राज्य बताइए मुझे? कहां हुई ये चोरी? अयोध्या में, यूपी में। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में शामिल दो बड़ी पार्टियां कौन सी है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टी। दो बड़ी पार्टियां हैं और इन दो बड़ी पार्टियों के ये दो बड़े चेहरे राम गोपाल यादव, इमरान मसूद, इन दोनों को लगता है कि चंदा चोरी के मुद्दे में चुनाव जीतने वाला पोटेंशियल नहीं है। फिर विपक्ष मुद्दे को सही तौर पर अपना क्यों नहीं रहा है? सही चुनाव उन मुद्दों का क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या विपक्ष इंतजार कर रहा है कि पेपर लीक जैसा जनता को कनेक्ट करने वाला मुद्दा सामने आए? तो भैया है ना, झारखंड में है इतनी हिम्मत कि आप वहां जा पाएंगे? है इतनी हिम्मत कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पाएंगे? और इसीलिए कोई भी नई नवेली पार्टी जब बीच में आती है जनता के और कहती है ये ना सुन बेकरी आपकी, हम हैं, हम उठाएंगे मुद्दा, तो क्या होता है? वही होता है जो बांकीपुर में हुआ। अब देखिए, अब 12 मई को नीट पेपर लीक की खबर सामने आई। 16 मई को एक पार्टी बनी। अब वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज है, कॉकरोच जनता पार्टी। इस मुद्दे को उठाया उसने। सवाल यह है कि इस देश में करीब 3000 राजनीतिक पार्टियां मौजूद है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं इसमें, 67 स्टेट पार्टियां, रीजनल पार्टियां जिसे कहते हैं ना, 67, और 2854 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और 2854 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम छोड़ भी दें तो 73 ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं। इसमें से एनडीए की 37 पार्टियों को आप छोड़ भी दें तो कितनी बच गई? 36 पार्टियां वो हैं जो विपक्ष की सियासत करती हैं। 36 में से एक भी जंतर मंतर पर पहला झंडा हाथ में लिए नजर आया नीट के बच्चों का? नहीं आया। कमाल देखिए, इन 36 पार्टियों में से किसी एक पार्टी ने और उस पार्टी के एक चेहरे ने यह दम नहीं दिखाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर जाकर अनशन पर बैठ जाए, सड़क से संसद तक खड़ा हो जाए। पेपर लीक के मुद्दे को उठाने के लिए कहां से कोई एक चेहरा आता है? बॉस्टन से। फिर लद्दाख से एक शख्स आते हैं, अनशन करते हैं, और उस अनशन के पीछे देश का युवा धीरे धीरे जुड़ता है। लेकिन विपक्ष के तमाम दिग्गज, सवाल यह है, कहां थे? क्यों ये आत्ममंथन इस देश की सियासत ने किया है कि हमें यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, अगर सत्ता पक्ष हमारी नहीं सुनेगा तो विपक्ष की तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो कोई नया चेहरा ढूंढेंगे जिस पर हमें यकीन है। यानी अगर सरकार से आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसके लिए आप विपक्ष की मदद नहीं, आप किसी नए नवेले चेहरे पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। बहुदलीय भारतीय लोकतंत्र में चुनाव चेहरों के बीच सिमट रहे हैं।
यह आत्ममंथन इस देश की सियासत ने किया। लेकिन बीते 12 साल को देखें तो भारत में सरकार के खिलाफ 2 बड़े प्रदर्शन हुए। एक में सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, दूसरे में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और दोनों में किसी एक भी प्रदर्शन को देख लीजिए विपक्ष की तरफ से नहीं किया गया। दोनों में से किसी प्रदर्शन का सेहरा विपक्ष को या विपक्ष के सर पर नहीं बंधा। और इसकी वजह क्या है? अगर आप गौर से सोचेंगे तो इसकी वजह है मुद्दों का गलत सिलेक्शन। विपक्ष जब राफेल कर रहा था तब कृषि बिल पर सड़क पर संघर्ष शुरू हो गया था। विपक्ष जब राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बना रहा है तब पेपर लीक पर सीजेपी प्रदर्शन शुरू कर चुका है। यह सिर्फ प्रदर्शन की बात नहीं है, ऑल्टरनेट की बात भी है। जो सत्ता में है उसके खिलाफ ऑल्टरनेट। लेकिन ऑल्टरनेट कौन दे रहा है? बिहार में प्रशांत किशोर ने दिया, पेपर लीक पर प्रोटेस्ट करते हुए सीजेपी ने दिया। तमिलनाडु में 59 साल से सियासत की धुरी कौन सी पार्टी रही? 2, एक तो डीएमके रही, दूसरी एआईएडीएमके। इनके बीच ही सियासत डोल रही थी, घूम रही थी। इन्हीं दोनों पार्टियों को सत्ता मिलती रही। दोनों को अकेले एक एक्टर आता है, जोसेफ विजय, अपनी एक पार्टी लेकर टीवी के हरा देता है। और ये बनती कब है पार्टी? 2024 में। और इन दोनों पुरानी एकदम पार्टियों को हरा कितने सालों में देती है? केवल 2 सालों में। पंजाब में आ जाइए आप, अकाली दल कांग्रेस 56 साल से सत्ता की लड़ाई चल रही थी। 2011 में बनी आम आदमी पार्टी 11 साल के भीतर 2022 में दोनों को हराकर सत्ता हासिल कर देती है। हुई ना नई नवेली पार्टी। अब आंध्र प्रदेश में जाइए, 2022 में दोनों को हरा देती है। आंध्र प्रदेश में आजादी के बाद से कांग्रेस और टीडीपी के बीच चुनावी जंग होती रही हमेशा। लेकिन 2019 में टीडीपी को नई नवेली वाईएसआर कांग्रेस हरा देती है। कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिखती ही नहीं है। दिल्ली में लगातार 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस हारी तो एंट्री किस पार्टी की होती है? आम आदमी पार्टी की। और अब दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई हो रही। कांग्रेस लगातार 3 चुनावों से क्या हासिल कर रही है? 0। ये वो राज्य है जहां जैसे ही कोई ताकतवर ऑल्टरनेट आता है वो विपक्ष वाली जगह को ऐसे भरता है कि सत्ता पक्ष को निगल जाता है और पुराना विपक्ष हाथ मलता रह जाता है। यानी राजनीतिक पार्टियों में जो जेनजी हैं पार्टियां, वो नया ऑल्टरनेट बन रही हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 2011 से पहले ये चीजें अपवाद के तौर पर हो रही थी। असम में असम गण परिषद अपवाद, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी अपवाद। यही वो 2 पॉलिटिकल स्टार्टअप थे जिन्होंने परंपरागत विपक्ष को पीछे छोड़ दिया और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जौहर दिखाया था। लेकिन 2011 में आम आदमी पार्टी से लेकर आज की तारीख तक लोग विपक्ष का ऑप्शन तलाशने लगे हैं। भारत का इतिहास ऐसा रहा ही नहीं है। और इतिहास का भी आपको चैप्टर पढ़ा दूं अगर आप कहें तो? पढ़ा दीजिए। 1977 तक इस देश की केंद्र सरकार पर एक छत्र राज रहा एक पार्टी का। कौन थी वो? कांग्रेस। 1977 में आपातकाल के चलते जनता परेशान, चुनाव हुए, जनता ने विपक्ष पर भरोसा जताया और विपक्ष जो तब जनता पार्टी के रूप में एकजुट था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बड़े चेहरे कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मोरारजी देसाई, किसान नेता चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। सियासत के बाहर से कोई ऑल्टरनेट नहीं आया था। ये उसी पार्टी से टूटकर एक नया ऑल्टरनेट तैयार करते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी वापस आती हैं। 3 साल पहले जिस इंदिरा गांधी पर तानाशाही के आरोप लगे थे, जनता फिर से उन्हें स्वीकार कर लेती है। किसी ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सियासत की नब्ज को जानती थी। उस वक्त उन्होंने पकड़ लिया 3 साल में। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन का जबरदस्त असर था। आम आदमी पार्टी के रूप में एक नया ऑल्टरनेट तैयार भी हुआ। लेकिन लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी
जीत कर आती है, क्योंकि पिछले 5 साल में विपक्ष की जगह बीजेपी ने किसी को बढ़ने ही नहीं दी। तब की बात कर रही हूं। जनता का गुस्सा जब उफान पर होता है तो विपक्ष सत्ता पक्ष में आ जाता है, लेकिन भारत की ताजा सियासत में विपक्ष से ज्यादा नई नवेली राजनीतिक जेन-ज़ी पार्टियां लोगों को लुभा रही हैं, कनेक्ट कर रही है। 140 साल पुरानी कांग्रेस हो या लालू के मेहनत के दम पर खड़ी हुई तेजस्वी की आरजेडी, जितनी जल्दी ये बात दोनों समझ ले उतना बेहतर होगा। नहीं तो जैसे पंजाब में अकाली दल को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, वैसे ही बिहार में आरजेडी को और केंद्र में कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली पार्टियों की नींव रखी जा रही है। फायदा इसमें है कि वक्त रहते गलतियों से सीख लिया जाए, नहीं तो फिर वही कहावत बार बार दोहरानी पड़ेगी। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। और इसीलिए केवल ये जेन-ज़ी वाली पार्टियां ही नहीं, बीजेपी को भी इस पर मंथन करना होगा और अपनी तमाम स्ट्रैटेजीज को अब रिवाइज करना होगा, रिवैम्प करना होगा। और कांग्रेस और पुरानी रीजनल पार्टीज को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये परीक्षा पास करने के लिए। और इसीलिए मैं तो कहूंगी न्यूज की पाठशाला, कोई बात नहीं ट्रोल कीजिए, लेकिन देखते रहिए, क्योंकि पाठ वही समझ में आता है जो कड़वा होता है। असली सबक इसी पाठशाला से मिलेगा। अब आगे बढ़े, आंदोलन की सियासत की क्लास। हाँ भाई दीपके जी, तबीयत खराब है, पर ये दीपके भाई की तबीयत तो तब भी खराब थी ना जब ढिकचिक ढिकचिक हो रहा था। ठीक खराब ठीक। हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी ज्यादा तबीयत लग रही है खराब। पेपर लीक के विरोध में एक आंदोलन दिल्ली में हुआ और दूसरा आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। दोनों आंदोलन का जो आधार है वो क्या है? पेपर लीक। दोनों आंदोलन शुरू करने वाला वर्ग कौन सा है? छात्र वर्ग। लेकिन जब आप दोनों आंदोलन को एक नजर से देखेंगे तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। फर्क इन दोनों आंदोलन की चाल और ढाल से है। हम डे 1 से कह रहे थे, देखिए जब मुद्दा होता है तो हम साथ खड़े रहेंगे, किसी माई का लाल जो आ जाए, माई का लाल, उससे नहीं डरेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में वही मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और झारखंड में वही मुद्दा तबीयत खराब पर बदल जाता है? इन दोनों आंदोलन के मकसद में और फर्क इन दोनों आंदोलन के सेलेक्टिव समर्थन में है। आज मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहे विरोध प्रदर्शन में अंतर क्या है। लेकिन पहले चाहती हूं आप ट्रेलर देख लें, ठीक है? रोल। गांधी से अपील कर रहे थे कि राहुल गांधी आप दिल्ली जा सकते हैं तो आप अपना झारखंड क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे आपकी सरकार है। एग्जाम दे रहा हूँ, बार बार मतलब पेपर लीक हो जा रही है, सेटिंग हो जा रही है। पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहा है। हमारा सरकार नहीं सुन रहा, हम कैसे हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं। पिछले 58 दिनों के अंदर हमारा देश दूसरा जेन-ज़ी आंदोलन इस वक्त देख रहा है। नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी ने 6 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही यह आंदोलन खत्म हो गया। इसके बाद झारखंड के छात्रों को भी एक उम्मीद जगी कि अगर देश का जेन-ज़ी अपनी आवाज, एकता और ताकत से देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकता है तो जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक में भी जेन-ज़ी अपनी वाजिब मांगे मनवा सकता है, परीक्षा रद्द करवा सकता है और गुनहगारों पर एक्शन करवा सकता है। राइट, इसीलिए 29 जुलाई को रांची में पेपर लीक के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू हुआ। पिछले 6 दिनों से झारखंड का जेन-ज़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन अफसोस है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और सेलेक्टिव सपोर्ट करने वालों को शायद रांची की सियासी जमीन दिल्ली जितनी उपजाऊ नहीं लगती। दिल्ली में जो आंदोलन शुरू हुआ
उसमें कैसी चकाचौंध थी? 5 स्टार अंदाज था। आंदोलन को शुरू करने वाला एक किरदार बॉस्टन से आता है, दूसरा खोजी पत्रकारिता के फील्ड से आता है, तीसरे को तो पहले से ही दिल्ली की राजनीति का अनुभव था। तीनों चेहरे आ गए आंखों के सामने। लद्दाख से दिल्ली पहुंच जाते हैं सोनम वांगचुक, अनशन पर बैठते हैं। आंदोलन को ताकत मिलती है, अंजाम तक पहुंचाने में वो अनशन मददगार साबित होता है। दिल्ली में ऐसे भी चेहरे दिखते हैं जो अक्सर आंदोलन जीवी बनकर ऐसे मंचों पर पहुंच जाते हैं, डफली बजाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। दिल्ली के आंदोलन में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। 36 दिनों तक हजारों लोगों को खाना खिलाने की फंडिंग कहां से हुई, ये भी बड़े सवाल उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ रांची में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। व्यवहार और वचन दोनों में सादगी दिख रही है। एक मंदिर की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति भंडारे का खर्च दान के पैसे से कर रही है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिख रहा है। दिल्ली में 36 दिनों का आंदोलन टेंट में चला, याद है ना आपको? लेकिन रांची में छात्रों को टेंट लगाने की भी इजाजत नहीं मिली, वो भी तब जबकि पूरी रात बारिश हो रही। ना तो सीजेपी, ना ही विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, कोई और कौन सी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि झारखंड में वो पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। हाँ, दिल्ली में जरूर यहां पर विपक्षी पार्टी है, तो वहां तो आंख कान नाक सब बंद है। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, किसी को वहां जाना ही नहीं है। अब कोई बच्चे नहीं, कोई जेनजी नहीं, कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं। बीजेपी का ये कहना है और कहने का मौका मिलेगा उसे कि रांची में छात्र पिज्जा बर्गर खाकर आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि माड़ और भात और गुड़ चूड़ा खाकर डटे हुए हैं। तिरपाल लगाने तक की इजाजत नहीं मिली। मतलब ये कैसे संभव है भैया? झारखंड का बच्चा बच्चा नहीं है। झारखंड में सब कुछ ठीक है, जैसे पंजाब में सब कुछ ठीक था। अरे कहां से लेकर आते हैं ये दोहरी रणनीति और ये चश्मा कि जैसे ही उस तरफ नजर पड़ेगी अंधे हो जाएंगे, और जैसे ही यहां एजेंडा सूट होगा फौरन मंच पर दौड़े चले जाएंगे। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, बहुत बढ़िया किया, आपकी कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, लेकिन नीट पेपर लीक पर अपना अलग मंच तो सजाया ना आपने। पीएम के आवास के बाहर तो गए ना आप। 4 दिनों तक संसद में गतिरोध की वजह तो बने ना। कोटा गए, देहरादून गए, अब 8 अगस्त को छात्रों की गूंज में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। भैया इधर जाइए ना, झारखंड, वहां सब इंतजाम पहले से है, बच्चे भी हैं, मंच भी है, ऑर्गेनिक भीड़ जिसे कहते हैं ना बच्चों की, वो वहां इंतजार कर रही है। जाइए ना राहुल जी, डरिए मत, आप ही का नारा है ना ये, मैं रिपीट कर रही हूं। प्रयागराज जा रहे हैं और एक्स अकाउंट पर लिखा भी, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि झारखंड में सिंहासन डोलने के डर से राहुल गांधी रांची नहीं जा रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी इसी मुद्दे पर हमलावर है, पूछ रही है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए जहां सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी रांची में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से मिलने क्यों नहीं जा रहे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड में राहुल गांधी की पार्टी गठबंधन वाली सरकार में है? हम लोग तो कल तक 8वें दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 8वें दिन से हम लोग चीख के चिल्ला राहुल गांधी से अपील कर रहे थे कि राहुल गांधी आप दिल्ली जा सकते हैं तो आप अपना झारखंड क्यों नहीं आ सकते, यहाँ पे आपकी सरकार है। नीट पेपर लीक पर सीजेपी के अभिजीत दीपके, कितना आक्रोश था, हमें कितनी 10 बातें सुनाई। अभिजीत जी लो हम दिखा रहे हैं आंदोलन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के से नीचे कोई एक्शन मंजूर नहीं है, लेकिन झारखंड में मामले में वर्चुअल सपोर्ट देंगे हम। वर्चुअल सपोर्ट जानते ना क्या होता है? ये वाला होता है वर्चुअल सपोर्ट। हाँ, कि मेरा सपोर्ट आपके पास है, भैया वहां आइए ना, भैया वहां आइए ना। अरे अभी तबीयत खराब है। गुस्सा क्यों नहीं आ रहा आपको? पहुंचिए ना रांची।
My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है. So then let's talk in this fake accent with you. Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? With your call? सिर्फ इसी से बात करेंगे? कहां गया नैतिक, वो जो अंदर समझ थी आपके, वो इंसानियत कहां गई? मिस्टर रांका, मिस्टर दीपके, पीएम का फ्रेंड्स का जब आपको मजाक उड़ाना था तब तो पूरी ताकत आ गई थी. अब लगाइए ना थोड़ी और ताकत, जाइए ना झारखंड. सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जंतर मंतर से कहा था सीजेपी लखनऊ में आंदोलन करेगी. अरे लखनऊ से तो किसी ने आपको नहीं बुलाया है, यहाँ रांची में तो छात्र बुला रहे हैं. टिकट भी कर देंगे आप लोगों की, मुझे तो लगता है. आप आइए, हमारी ताकत बनिए, हमारे साथ आंदोलन करिए, बुला रहे हैं आपको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन सीजेपी ऑनलाइन समर्थन से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है. एंड लेट्स होप हमारा ये जो थोड़ा प्रेशर है वो काम कर जाए और सब पहुंच जाए. हम दिखाएंगे यहाँ न्यूज की पाठशाला में सीजेपी प्रोटेस्ट के एक्सीडेंटल हीरोज ही क्यों. पर्दे पर दिखने वाले हीरो हीरोइन जो हैं वो भी तो रांची में कोई संभावना नहीं देख पा रहे हैं ना. ये तो एक्सीडेंटल हीरोज बन गए थे. और वो जो बड़ी मेहनत कर करके अपना बॉडी डबल बना बना के एक्टर बने हैं, उनको झारखंड नहीं दिखाई दे रहा है. ना नेता ना अभिनेता, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. क्यों? पहले नेताओं की बात कर लेती हूं. अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, चंद्रशेखर आजाद, महुआ मोइत्रा, डिंपल यादव, पवन खेड़ा, उद्धव ठाकरे, महुआ मांझी, वृंदा करात. लाइन लग जाएगी, क्योंकि यही लाइन लगी थी दिल्ली में. लेकिन रांची में इनमें से कोई नेता नजर नहीं आ रहा. व्हाट अ कोइंसिडेंस. ध्यान दीजिए कि महुआ मांझी और पवन खेड़ा तो उसी सत्ताधारी गठबंधन के नेता हैं जिसकी सरकार इस वक्त झारखंड में है. फिर भी ये दोनों नेता अभी तक रांची नहीं पहुंचे. और जरा इन सेलिब्रिटीज कम एक्टिविस्ट कम आंदोलन जीवियों की लिस्ट भी रिफ्रेश कर लीजिए. शबाना आजमी हाथों पर बोसा दे रही थी, माथे पर चूम रही थी, इतनी माथे पर इनके शिकन थी बच्चों को वहां पर देखकर. झारखंड में बच्चे नहीं हैं. वो प्रकाश राज हाथ खड़े करके ट्रक पर खड़े हो गए थे जब पुलिस आ रही थी, तो वहां भी हाथ खड़े करके खड़े हो जाइएगा प्रकाश जी. वी वुड लाइक टू सी दैट. कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, हुमा कुरैशी और रघुराम अपनी अलग भूगोल की पाठशाला चला रखी है इन्होंने, जिसमें झारखंड और रांची के लिए कोई चैप्टर ही नहीं है. कोई चैप्टर नहीं. वो सोनाक्षी सिन्हा कितनी अच्छी लग रही थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी, अब पता नहीं कहां है, दिख ही नहीं रही है. व्हाई? ध्यान देने की बात यह है कि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट में हजारों छात्र जुटे तो सड़क पर बवाल हो गया. लेकिन रांची में हजारों छात्र जुटे तो शांतिपूर्वक मशाल जुलूस निकाला. 2 अगस्त की शाम को रांची की सड़कों पर यही हुजूम था. हर हाथ में मशाल थी, लेकिन विरोध की चिंगारी भड़काकर या हिंसा नहीं फैलाई गई, हंगामा नहीं किया गया, उपद्रव नहीं किया गया, ना ही अव्यवस्था फैलाई गई. और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेनजी को झारखंड से सीखना चाहिए कि शांतिपूर्वक आंदोलन कैसे करते हैं. झारखंड में पेपर लीक से छात्र परेशान हैं, करियर दांव पर लगा है, लेकिन विरोध जताने के लिए रास्ता कौन सा चुना? सत्याग्रह का. सुनिए गुलाम रसूल क्या कहते हैं. थक हार के बैठ चुके हैं सर. दिन आज लगभग मैं 7 सालों से मतलब तरबतर मैं प्रयास कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम देने का प्रयास कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बार बार मतलब पेपर लीक हो जा रही है, सेटिंग हो जा रही है, धांधलियाँ हो जा रही है, गड़बड़ियाँ, इतनी अनियमितता दिखाई जा रही है सर अभी, जो हम लोग सर परेशान हो चुके हैं. कल जेपीएससी छात्रों के मशाल जुलूस में शामिल होने के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों से छात्र शामिल हुए.
इतनी बड़ी संख्या देखकर शायद सोरेन सरकार की भी बेचैनी बढ़ गई होगी। जिस स्टेडियम में छात्र बैठे हुए हैं वहां से मुख्यमंत्री आवास की दूरी महज 1 किलोमीटर है, लेकिन ऐसी दूरियां भौगोलिक कम और राजनीतिक ज्यादा होती है। इस दूरी को कम करने में समझदारी और संवेदना ज्यादा काम आती है। अब आपको मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मिलवाते हैं। जेनजी पर उन्होंने भी बहुत सी बातें की, लेकिन यहां इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मुख्यमंत्री लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जाकर अपनी बात रख आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो ये समझदारी ही होगी। और जैसा मैंने आपको कहा, अब हमारी गेस्ट फैकल्टी जो आज न्यूज की पाठशाला में बहुत से अहम सवालों का जवाब देगी। थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की। मौका था धाकड़ हमारे 5 साल, क्योंकि सफर शानदार रहा है। असर टाइम्स नाउ नव भारत का जानदार रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल उनसे पूछे गए उसका एक अंश आपको सुनाते हैं न्यूज की पाठशाला। क्रिकेटर शमी का सबसे शानदार दिन जब टीम इंडिया में एंट्री मिली, जब एक मैच के लिए 7 विकेट लिए। एंट्री वेरी क्विक। चलिए अगला सवाल। 2023 वर्ल्ड कप के इस रिकॉर्ड पर शमी क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शमी 7 मैच 24 विकेट, एडम जंपा 11 मैच 23 विकेट, दिलशान मधुशंका 9 मैच 21 विकेट, जसप्रीत बुमराह 11 मैच 20 विकेट। ये तो यार दिमाग में पिक्चर की तरह छपा हुई ये चीज़ है, क्योंकि बस एक ही मलाल है दिमाग में कि फाइनल जीतना चाहिए था। बस ये नंबर्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। बट हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा कि सारे वर्ल्ड कप की जब मैं पिक्चर देखता हूँ या कभी कभी कोई रील आती है, लिस्ट आती है सामने कि ये इतने मैच खेले, इतनी विकेटें ली हैं, इतना, तो मेरे दिमाग में वो मैचेस आते हैं जो मैंने मिस किए हैं आईसीसी इवेंट्स के। तो हमेशा वो दिमाग में पिक्चर रहती है कि यार हर साल 3, 4, 5 मैच मेरे मिस हुए हैं हर इवेंट में, मतलब वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए। तो मैं सोच रहा था, मैंने यार अगर ये मैंने खेले होते तो मैं तो सबसे ऊपर बैठा होता। कभी कभी ऐसा लगता है बस। शमी, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो हाल फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहा है कि इस देश में बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? आपने देखा होगा मैं कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मोहम्मद शमी मुसलमान है तो मेरी कोई कमी भी तो होनी चाहिए ना अगेंस्ट तक बोलने की, किसी में हिम्मत है इस टॉपिक पे बोलने की कि मैंने किसी का, या मेरे तो नॉन मुस्लिम लोग इतने दोस्त हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप लोग ऐसी बातें करते हो कि भाई राजनीति क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स को लेके आप लोग के कोई विचार टीम में कोई डिस्कस करता हो या कोई ऐसा हो जो स्पेशली? नहीं, देखिए जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इतनी चीज़ें कम होने लगती है, वो उतनी ही चीज़ें, मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप जितनी ऊपर जाते हैं ना आपको फिर वो कंट्री जुड़ने लगती है, वहाँ पे देश दिखने लगता है, वहाँ पे आप ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ से आज एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन गुजारिए बॉर्डर पे, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक दिन गुजारिए आप कहीं जाकर, जब कंट्री की बात आएगी ना आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता। या फिर आपने अपने कंट्री का लेवल, अपना बैच पहना होगा ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाओगे। तो ये कभी विचार ही नहीं आते। तो फिर ये जो अविश्वास फैला हुआ है कौम में, फिर मैं कुछ बात बोल दूंगा फिर भड़क जाएगी जनता। नहीं, पर तो आप ये तो सब ईमानदारी चीज़ से कहते हैं ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देखो, पर्टिकुलर किसी की कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं है, और हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखी गई हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ पे खींचना चाहिए बात, इस चीज़ को मैदान में लाना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि हाँ किसको किससे नुकसान है, कौन सा बंदा किसको नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तो लगता नहीं। होली, ईद, दिवाली सब आती है, हम लोग तो जाते हैं, हमारे यहाँ तो आज तक कोई वहाँ पर कोई मसला ही नहीं होता। आपके यहाँ से तो कावड़ बहुत निकलती है। तभी अब आप देख लो ना, एक साइड का रोड बिल्कुल पैक है, हमारे यहाँ कोई एतराज़ नहीं है। आपको अपना त्यौहार मनाना, मनाइए, शौक से मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अरे 2 रोड पे जाने की जगह 1 पे चले जाएंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वही है कि अगर आपको है तो फिर झगड़े बनाने के लिए तो फिर कमी नहीं है ना, किसी भी बात पे किसी भी बात पे बन सकता है। आपको अगर बहस करनी है आप किसी भी चीज़ पे बहस कर सकते हैं, आपको लड़ाई निकालनी है आप किसी चीज़, बहुत टाइम है लोगों के पास। योगी आदित्यनाथ को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो काम हुए हैं सबसे पहले जो मतलब जो गुंडागर्दी थी, जो क्राइम था, वो आप रेटिंग देखिए। दूसरी चीज़ स्कूल्स का आपने जो वो देखा है, मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप टीचर जाके सेल्फी खींचते हैं और फिर भेजते हैं पोर्टल पे मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी और चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए। वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सज़ा, आपको एतराज़ है वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से? क्या फ़र्क, क्या उसमें क्या हो जाना है, मैं तो नहीं बदल जाना। अगर एक ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। तो इसमें तो धर्म या जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम हो, कोई कहता है जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। या अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाना है, मेरी कंट्री का नाम है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ जाना है। आप हमेशा, मेरे सामने तो बहुत बार आ चुका है, मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारे मुझे लाइव कैमराज में इस चीज़ का वो क्या है, मुझे भाई किसी का कोई डर नहीं है। अगर लगता है मैं खुद से डरता हूँ कि मैं खुद से बाहर ना हो जाऊँ, बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो लॉ कहता है आप उसको मानो, क्या दिक्कत है उसमें। बहुत बहुत सख्त और बहुत साफ सुथरा मैसेज यहाँ पर। मोहम्मद शमी की नज़र में सबसे बेहतरीन कोच कौन है? शास्त्री, कुंबले, द्रविड़ या गंभीर? कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को। गौती भाई के अंडर में उतना खेला नहीं हूँ क्योंकि उतना मैं मैचेस नहीं खेला हूँ। राहुल भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अनिल भाई के साथ। लेकिन मैं अगर इन 4 में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रवि भाई को करूँगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो मतलब जो एग्रेशन दिखता है ना एक प्लेयर में, कि जब फाइट करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो वो उनमें बाहर से दिखता है। ज्योति का आपसे एक सवाल है। एक्चुअली छोटे छोटे तो बहुत सारे, लेकिन मेनली 2 सवालों का जवाब मैं आपसे शमी जानना चाहती हूँ। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, बिकॉज आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, और एक पर्सनल। पहला क्वेश्चन ये कि अमरोहा में योगी जी ने आपके नाम पर स्टेडियम बनवाया और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अमरोहा जैसी जगह से अब छोटे बच्चे सपना देखने लगे हैं मोहम्मद शमी बनने का। तो योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम उन्होंने किया या कर सकते हैं? कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। काम करने को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काम तो आप जितना करो उतना कम है। लेकिन स्पेशली जब अमरोहा की बात आ रही है, और मैंने उनको थैंक्स भी बोला था इस चीज़ के लिए कि कोई भी इंसान हो अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करता है तो बहुत मायने रखता है वैसे एरिया के लिए जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ना हो। और योगी जी ने तो खुले वर्डों में वो ऐलान किया था, तो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मेरी अलग बात छोड़ो, वो तो मेरे नाम से किया उन्होंने। उन लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को भी एक ऐसा मतलब फेस पे स्माइल था कि हाँ कि कोई चीज़ ऐसी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इस टर्न में जो मैंने जो चेंजेस देखे हैं, मैंने जैसे पहले बताया अभी, तो ये बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल चेंजेस थे हमारे लिए। क्योंकि रोड्स को वो 8 लाइन हो जाना, क्योंकि जब हम दिल्ली आते थे उस टाइम पे रोड सिंगल रोड था, तो जाने का उसी लाइन पे तो और आने का भी उसी लाइन पे तो हमें 5-5 घंटे लगते थे, 6-6 घंटे दिल्ली आने में। आज 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं। तो वो चेंजेस पब्लिक के लिए एक मतलब अजीब से हैं, एकदम अलग हैं, अद्भुत बदल देंगे। एजुकेशन में देख लीजिए आप, स्पोर्ट्स में देख लीजिए। लेकिन जो गाली देने वाली देखिए, लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज तो आप, मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे किसी भी स्टेज में आप नहीं बर्दाश्त करेंगे या फिर आप नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि कितना भी छोटा इंसान हो, कितना भी गरीब इंसान हो या कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, गाली तो नहीं पसंद करेगा।
कोई भी इंसान आपको बदतमीज बोले, क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल हो जाते हैं पिच पर जेंटलमैन्स गेम में, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। मैं नोट सबसे ज्यादा गाली कौन से क्रिकेटर दे? अगर आपको मैं बोला था कि आप एक रात बॉर्डर पर गुजार के देखिए, आप इतनी गाली सीख के आ जाओगे सामने वाले के लिए क्योंकि वो जुनून होता है, वो आपको हर्ट करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है, वो आपको परेशान करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है। तो एक टाइप होता है कि किस वे में भी लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी भी चाहिए, को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं लेनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। कुछ रैपिड फायर आपके लिए। 6 जनवरी 2013 स्थान दिल्ली, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ठंड थी। बहुत ठंड थी। वो मेरा डेब्यू बहुत ठंडा था और मतलब डेब्यू में आपको ये याद है कि आपको बहुत ठंड लग रही थी? बहुत। मुझे एक्चुअल में एक उसमें बोला था मैंने इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके क्या थॉट्स थे, आपका क्या प्लानिंग था। मुझे याद ही नहीं कि मुझे फर्स्ट मैच में मैंने क्या प्लानिंग किया था और क्या मेरा प्लान था। मुझे अब याद नहीं, तब का नहीं, ये अभी मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी ठंड की वजह से। बहुत ठंड थी। बेस्ट गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि दोनों के साथ मैं बहुत लंबे टाइम तक खेला हूँ। पर फिर भी एक चुनना हुआ तो? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ दोनों के। बुमराह अलग है, भुवनेश्वर अलग, दोनों अलग ही माइंडसेट के हैं क्योंकि बुमराह जितना एग्रेसिव है उतना ही कूल होके भुवनेश्वर निकालता है विकेट। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अपोनेंट पे अगर कोई पार्टनर दोनों में से मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन मैं कहती हूँ इन दोनों में से गौतम गंभीर बन के चुनिए तो। ओहो। हाँ, ये मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। तो आपको एक अगर चुनना चाहेंगे तो फिर अगर T20 फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हैं कोई वाइट बॉल के हिसाब से बुमराह को चुनागा। बुमराह। निजी जिंदगी में लगे झटकों के बाद उबरना मुश्किल था या करियर में शुरुआती संघर्ष करना? अरे बाप रे, क्या सोचना पड़ेगा। नहीं, शुरुआती मुश्किल ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि जब आप इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम पे आपको झटका लग के संभलने की आप में हिम्मत नहीं होती है, ना आपके पास पोटेंशियल होती है, ना आपके पास उतना बैकअप होता है चीज़ों का कि आप कुछ संभल पाएँ। लेकिन झटका लगकर संभल सकते हो जब आप इस्टेब्लिश होते हो। तो मुझे लगता है कि जब शुरुआती दौर होते हैं, जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल होता है इस्टेब्लिश होना। बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार सवाल जवाब का दौर रहा। एक बात तो है, आप अपने शब्द चबाते नहीं हैं। किसी से ले थोड़ा ही ना रहा हूँ कुछ। जोरदार तालियों के साथ। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि प्रकृति भी शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद टपकेश्वर महादेव मंदिर की। कहते हैं इस मंदिर का जो रिश्ता है वो महाभारत काल से है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में मुख्य शिवलिंग एक गुफा में है जिसे द्रोण गुफा भी कहते हैं और मान्यता है कि ये गुफा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का निवास हुआ करती थी। आचार्य द्रोण 12 वर्षों तक इसी जगह पर रहे और घोर तपस्या की। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे को दूध की जरूरत थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की और गुफा की छत से दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम यहां दूधेश्वर महादेव पड़ गया। कलयुग में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। समय बदला और अब दूधेश्वर की जगह मंदिर को टपकेश्वर कहा जाने लगा। लेकिन इस मान्यता के साथ विज्ञान का पक्ष भी है। विज्ञान और वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा में स्थित है। पहाड़ के अंदर रिसने वाला भूजल इन्हीं चट्टानों और खनिजों से छन छन कर मंदिर में इस तरह टपकता है ना अनोखा मंदिर, आस्था भी और विज्ञान भी।
चलिए, घंटी बज चुकी है, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला।